बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के मतलब तफसील से बताने वाला हूं कि ये कोर्स क्या है, इस कोर्स की अहमियत क्या है और इस कोर्स के अंदर आपने क्या पढ़ना है, इस कोर्स के अंदर आपने कौन से टूल को यूज करना है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं और इस कोर्स को अच्छे तरीके से ना पढ़ने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस कोर्स का नेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसको ऊप भी बोलते हैं। ये बीएस के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर सेकंड सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है और इस कोर्स की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को पढ़ना बेहद जरूरी है। जो स्टूडेंट इस कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, इसके तमाम के तमाम जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लेगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर सकता है। वो चाहे वेब बेस्ड डेवलपमेंट है, वो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वो किसी किस्म की भी डेवलपमेंट है। ये कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहमियत हासिल करता है। अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकेगा तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी फील्ड है वो छोड़ देगा, वो उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज जो डेवलपमेंट के हवाले से हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स के अंदर ये कोर्स प्री रेक्विजिट के तौर पे आएगा। अब बात करते हैं इसके क्रेडिट आवर की। इसके क्रेडिट आवर 4 है, 3+1। 3 का मतलब थ्योरी की क्लासेस है और 1 क्रेडिट आवर का मतलब है इसके साथ प्रैक्टिकल लैब भी अटैच है। प्रैक्टिकल लैब के अंदर स्टूडेंट कंप्यूटर के ऊपर जो उसने चीजें पढ़ी होती हैं उसकी प्रैक्टिस करता है। प्री रेक्विजिट कोर्स की बात करें तो इसका प्री रेक्विजिट कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को पास नहीं करता या उसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल अच्छे तरीके से नहीं आती तो वो इस कोर्स को पढ़ने के अहल नहीं होता। इस कोर्स को पढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स अच्छे तरीके से आना बड़ा जरूरी है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का सब्जेक्ट नहीं आता तो आप हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस। इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन टू ऊप पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आमतौर पे C++ लैंग्वेज यूज होती है। C++ लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री एंड एडवांटेजेस ऑफ ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर काम करने के क्या एडवांटेजेस हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होंगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ऊप कंसेप्ट। अब ऊप के जो कंसेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले क्लासेस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये फंक्शंस और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रक्चर और फंक्शन को मिला के एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आपको दी जाती है। टाइप ऑफ क्लासेस, बेशुमार क्लासेस की टाइप्स हैं, जैसा कि फ्रेंड क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ क्लासेस हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? क्लासेस डेटा टाइप को यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं जो तमाम के तमाम वेरिएबल किसी एक क्लास के साथ बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद डाटा इनकैप्सुलेशन की बात हो रही है। डाटा इनकैप्सुलेशन से मुराद डाटा को किस तरह से आप छुपा सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से की जा सकती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल किस्म के फंक्शंस होते हैं जिनका नेम क्लास के नेम के ऊपर होता है। जो यूजर क्लास डिफाइन करता है उसका नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम भी वही होता है और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद डिस्ट्रक्टर्स हैं। डिस्ट्रक्टर्स भी कंस्ट्रक्टर्स की तरह फंक्शंस हैं, उसी तरह बिहेव करते हैं, उसी जैसा इनका नाम क्लास के नेम के ऊपर होता है। ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं लेकिन ये प्रोग्राम के एंड के ऊपर कॉल होते हैं और इनका मकसद ये होता है कि जो मेमोरी, जो रिसोर्सेज आपने ऑक्युपाई करवाए होते थे उनको फ्री करवाना होता है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स की बात हो रही है।
एक्सेस मॉडिफायर्स काफी सारे ऊप के अंदर होते हैं, वो प्राइवेट हो सकता है, वो पब्लिक हो सकता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। ये भी आपके डाटा की सिक्योरिटी के लिए, डाटा के प्रोटेक्शन के लिए एक्सेस स्पेसिफायर मौजूद है कि आपका जो डाटा है वो कितना अवेलेबल करवाना है, वो पब्लिकली अवेलेबल होगा या वो प्राइवेटली होगा। उसके बाद स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस हैं। फंक्शंस या डाटा मेंबर के साथ कांस्टेंट का कीवर्ड लगा देने से उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वो स्टैटिक बन जाएगा। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग की बात हो रही है। फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट ये है कि जिसमें एक फंक्शन एक ही नेम के साथ बार बार आ रहा है, उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। उसके अंदर नेम तो उसका सेम होता है, लेकिन उसके अंदर आर्गुमेंट की जो टाइप होती है या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद फ्रेंड फंक्शंस हैं, ये भी स्पेशल किस्म के फंक्शंस हैं जो किसी भी क्लास से ताल्लुक नहीं रखते। इसको क्लासेस से बाहर डिफाइन किया जाता है, बगैर नेम किया जाता है। मुख्तलिफ क्लासेस ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस इसके अंदर पास करते हैं और मुख्तलिफ क्लासेस के डाटा को एक्सेस किया जाता है। फ्रेंडशिप का रिलेशन आता है। उसके बाद इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस से मतलब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है। कुछ क्लासेस पेरेंट्स होंगी, कुछ क्लासेस चाइल्ड होंगी। चाइल्ड पेरेंट्स क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगी। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस है, एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं किसी क्लास के। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ग्रैंड फादर, फादर और ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशनशिप उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है, उसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है कि जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं या दूसरे ऑपरेटर्स हैं, उनको यूज करेंगे एज ए फंक्शन नेम के तौर पे, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आ जाएगा। फंक्शन ओवरराइडिंग है। फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के अंदर फंक्शन सेम नेम का आ जाता है और दोनों क्लासेस के अंदर जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा जो पेरेंट क्लास का होगा। उसके बाद वर्चुअल फंक्शन है, ये भी एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है। किसी फंक्शन को हम वर्चुअल कब बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये कौन सी वो सिचुएशन है जब हमें वर्चुअल फंक्शन की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें हमने देखनी है। क्लास टेम्पलेट्स जनरलाइजेशन की तरफ आ जाएगा। एक क्लास आप बनाते हैं, मुख्तलिफ डाटा टाइप के लिए वो यूज हो जाएगी। कोड जनरलाइजेशन का कंसेप्ट इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग से मुराद एरर हैंडलिंग है। रन टाइम के ऊपर कुछ एरर्स आ जाते हैं जिनको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक पूरी की पूरी क्लास मौजूद है। एक्सेप्शन हैंडलिंग वो एनॉमलीज हैं, वो एब्नॉर्मल कंडीशंस हैं, सम टाइम आपके प्रोग्राम के अंदर जब आ जाती हैं, प्रोग्राम स्टक ऑफ हो जाता है, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है। उसके बाद फाइल हैंडलिंग है। हमारा जो डाटा होता है वो रैम के अंदर होता है और रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रैम के अंदर जो डाटा होता है वो जाया हो जाता है। तो परमानेंटली डाटा को स्टोर कराने के लिए हमारे पास हार्ड डिस्क मौजूद है और हार्ड डिस्क के ऊपर जो डाटा है वो फाइल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। तो C++ के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम फाइल्स को क्रिएट करके अपना जो डाटा है वो प्रोग्राम के अंदर से फाइल की मदद से हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करवाएंगे और फाइल से ही डाटा अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। बेशुमार फंक्शंस, बेशुमार एल्गोरिथम, बेशुमार लाइब्रेरी के अंदर टेम्पलेट्स बने बनाए आपके पास मौजूद हैं और आपने बस उनको यूज करना है। तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का रिसोर्स इसके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद ग्राफिक्स आ जाती हैं। ग्राफिक्स पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी है। ग्राफिक्स के अंदर मुख्तलिफ शेप्स हैं, उन मुख्तलिफ शेप्स को और मुख्तलिफ कलर्स को मिला आप काम कर सकते हैं। सिस्टम हैंडलिंग है, माउस हैंडलिंग, उसके अंदर आप सिस्टम की डेट और टाइम को गेट कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, उनको कमांड के थ्रू आप प्रोग्राम्स को यूज करते हुए, विंडो है या लिनक्स है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को हम अपने प्रोग्राम से परफॉर्म करवाएंगे और वो आपके जो सिस्टम्स के अंदर जो टास्क होते हैं, जैसा कि कैलकुलेटर है, नोटपैड है, कंप्यूटर को शट डाउन करना, कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना, इस तरह के जो कमांड्स हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर से उसको कमांड्स देंगे और आपका जो सिस्टम है वो उन कमांड्स को परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं इस कोर्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक है वो कौन सी यूज होगी। मैं यहाँ पे कोई भी बुक नहीं मेंशन कर रहा, कोई भी ऑथेंटिक बुक जो इंटरनेशनल एडिशन, इंटरनेशनल राइटर्स ने लिखी हो। बेशुमार बुक्स अवेलेबल हैं C++ के ऊपर, स्ट्रस्टप की है, डिटेल एंड डिटेल की है, रॉबर्ट लेफोर की है और बेशुमार ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप कोई सा भी एडिशन ले सकते। लैब वर्क के लिए मैं आपको ये वाली बुक रिकमेंड करूंगा, हाउ टू प्रोग्राम इन C++ विद 100 एग्जांपल्स वॉल्यूम 2।
ये ग्लोब एडिट ने पब्लिश की 2020 के अंदर, और ये इसका ISBN नंबर है। इस बुक के अंदर C++ को यूज करते हुए 100 प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं, क्लासेस से लेके सिस्टम हैंडलिंग तक जितने भी फीचर्स हैं सबको एग्जांपल्स के थ्रू इस बुक के अंदर कवर किया गया है। बहुत अच्छी बुक है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। उसके बाद देखते हैं जी इस कोर्स के अंदर आपने कौन सा IDE यूज करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रैक्टिस के लिए। तो हम इस कोर्स के अंदर डेव C++ को यूज करेंगे विद C++ 11 मोड के साथ। बाय डिफॉल्ट जो डेव C++ का मोड होता है वो 98 होता है। बहुत सारी कमांड जो 98 के बाद वाले मोड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई वो 98 के अंदर नहीं चलती। उसके लिए मोड आपको 11 या 14 या उसके बाद वाला चाहिए। तो कम से कम जो मोड है वो 11 हो तो उसके अंदर जो नए फीचर्स हैं वो यूज होते हैं। डेव C++ का मोड किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। इस कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या कर सकता है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाए। उसको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को यूज करते हुए उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ये कोर्स आगे बहुत सारे और कोर्सेज को पढ़ने के अंदर हेल्प करेगा। और अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से ये सब्जेक्ट आ गया तो इसके साथ ही बेशुमार और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जैसा कि जावा है, जैसा कि पाइथन, तो उनके तकरीबन 70% फीचर्स तो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी 30% का सिंटैक्स का इशू होता है कि आपको सिंटैक्स का नहीं पता, वो किताब से देख के भी लिखा जा सकता है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, कंसेप्ट सेम होगा चाहे वो C++ है, चाहे वो जावा है, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो कोई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर सिंटैक्स डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो कंसेप्ट है वो वही होगा जो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। ये था इस कोर्स का ओवरव्यू। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।